3.2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम 3.1 के बारे में पढ़ चुके हैं। इसे सहायक संधि कौन शुरू किया था, इसके बारे में हम पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 3.2 के बारे में, चैप्टर 3.2 के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से इसमें टॉपिक हो गए, भू राजस्व नीतियाँ, लैंड रिमोनी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। कृषि का वैश्वीकरण के बारे में, कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। धन का निष्कासन, एक्सपेंशन ऑफ द मनी, इसमें दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ेंगे। बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, रेलवे के बारे में पढ़ेंगे, कैसे रेलवे का विकास हुआ, कैसे कैसे किस वायसराय में, किस गवर्नर जनरल में रेलवे का विकास हुआ, ये सब पढ़ेंगे। औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 6 प्रकार के हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले टॉपिक भू राजस्व नीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला देखेंगे ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रिवेन्यू सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश एरा के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, इजारेदारी या पंचशाला किसने शुरू किया था, वारेन हेस्टिंग। किसने शुरू किया था इजारी व्यवस्था या पंचशाला व्यवस्था, किसने शुरू किया था, वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। रैयतवाड़ी किसने किया था, टॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था, टॉमस मुनरो ने किया था। महालवाड़ी हॉर्ट मैकेंजी ने किया था। क्या किसने किया था, हॉर्ट मैकेंजी ने किया। ये क्वेश्चन दे दिया, कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे देख लेंगे। इजारी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। गवर्नमेंट जी का भू राजस्व व्यवस्था है, जिसे कहा टैक्स वसूली करती थी। कौन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। और क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पूछा जाएगा, महलवाड़ी किसने शुरू किया था, हॉर्ट मैकेंजी ने। किसने शुरू किया था, हॉर्ट मैकेंजी। रैयतवाड़ी ने किसने शुरू किया था, टॉमस मुनरो ने। किसने शुरू किया था, टॉमस मुनरो ने। अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। इजारेदारी या पंचशाला किसने शुरू किया था, वारेन हेस्टिंग ने। इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। देखेंगे इजारेदारी या पंचशाला बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, प्रवर्तक, इसके फाउंडर कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। क्षेत्र कौन कौन से था जिसमें इजारी व्यवस्था या पंचशाला बंदोबस्त अपनाया गया था टैक्स वसूली करने के लिए। किसने अपनाया था, वारेन हेस्टिंग। एक प्रकार ये भू राजस्व टैक्स है। किस कौन कौन क्षेत्र में अपनाया गया था, बंगाल और बिहार में अपनाया गया था। इजारेदार का मतलब क्या होता है, जमींदार या ठेकेदार। क्या होता है, गाँव में जैसे ठेकेदार होता है, जैसे ठेका लेकर कैसे कैसे टैक्स वसूली करते थे, उस तरह में भी अब कर लेंगे। ठीक, कैसे होता है, एक बार जैसे ये एल्कोहल का होता है, वैसे ही आप समझ लेंगे। ये ठेकेदार बोली लगती है, इसमें इजारेदारी व्यवस्था में क्या लगती थी, बोली लगती थी। 20-30 लोग होते थे, ऐसे ऐसे यहाँ पे बैठे होते थे कुर्सी में, 20-30 लोग होते। राम मोहन सोन, उसमें से अलग अलग प्रकार के, कोई बोलेगा 5,000, कोई बोलेगा 6,000, कोई बोलेगा 10,000। और जो 10,000 बोला है, मान लीजिए C 10,000 बोला है, तो उसको क्या मिल जाएगी, इस एरिया के टैक्स में इजारेदारी बना दिया जाएगा, जमींदार इसको घोषित कर देगा। ये मीन ठेकेदार बना दिया गया। देखेंगे सिस्टम का मतलब, सिस्टम व्यवस्था देखेंगे। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि का ठेका दिया जाए। सबसे जैसे बोलेंगे यहाँ पे ABC बैठे हैं, क्या बैठे हैं, ABC बैठे हैं। ये बोला, ए ने बोला हम देंगे 5,000, ये बोला B बोला कि हम देंगे 6,000, C बोला 10,000 देंगे, तो इसको कहा C को क्या बना दिया गया, जमींदार बना दिया गया। अभी इस इलाके का टैक्स वसूली कौन करेगा, C करेगा। यह ठेका कितने वर्षों तक चला था, 5 वर्षों तक। कितने, वारेन हेस्टिंग ने बस क्या किया था, 5 वर्षों। लेकिन इसमें धांधली होती, कैसे धांधली हो जाती थी, कभी कभी बोली अधिक लग जाती थी, कभी कभी बोली का सबसे कम लग जाती। इसमें धांधली बढ़ने के कारण इसमें क्या हो गया, ये असफल हो गई, फेल हो गई, जिसके कारण 1777 में 1 वर्ष के रूप में, अब 1 वर्ष के अंतराल में ठेका किया जाने लगा। ठीक, इसमें हम देख लेंगे। ठीक, ये पूछा जाएगा प्रवर्तक कौन थे, फाउंडर कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। क्षेत्र कौन कौन सा था, बंगाल और बिहार था। इजारेदारी मतलब क्या होता है, जमींदार या ठेकेदार। कैसे, जो ये एल्कोहल होता है उसके ठेकेदार होते हैं, जिसमें का अधिक बोली लगाकर हम उसे क्या करते हैं, सरकार द्वारा एल्कोहल का अपने ब्रांच एक खोल सकते हैं। उस तरह ये भी एक ब्रांच हुआ करता है। जैसे एक मान लें इतना बड़ा खेत है, इसमें कहा जाएगा 20-30 लोग रहेंगे, उसमें से बोली लगेगी, सबसे अधिक बोली लगवाने को उसको क्या बना जाएगा, जमींदार घोषित कर दिया जाएगा। इसमें असफल क्यों हो गई, क्योंकि कभी अधिक बोली लग जाती थी, कभी क्या लग जाती थी, कम बोली लगती, इसलिए ये असफल हो गया। 1777 ईस्वी में इसे 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। अब 1 वर्ष में घोषणा होगी कि कौन बनेगा ठेकेदार अगले लैंड का। ठीक,
1777 में 1 वर्षों के रूप में रूपांतरित किया था। अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट क्या था? इसके फाउंडर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। क्या थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके सहयोग से खोला? फ्रांसीसी और जॉन सोर की सहायता से। किसने? फ्रांसीसी और जॉन सोर की सहायता से ये खोले, ये अस्थायी बंदोबस्त टैक्स रेवेन्यू बनाए। किसने बनाया थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया। अन्य नाम, इसे अन्य नाम अदर नेम से भी पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाए अस्थायी बंदोबस्त को किस नाम से जानते हैं? इस्तेमारी, जागीरदारी और मालगुजारी, विस्वेदारी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से अंदर नाम से? इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विस्वेदारी के नाम से जाना जाता है। इसका एरिया कौन कौन से था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी उत्तर कर्नाटक में तक फैला, ये नीचे तक फैला हुआ था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी तक इसका कुल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जीते हुए क्षेत्र था, ये कितने परसेंट तक लगे थे? 19% थे। इसने किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके किसके सहायता से? फ्रांसीसी और जॉन सोर की सहायता से इसने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था। 90% 19% एरिया पे क्या लगता था? अस्थायी बंदोबस्त का टैक्स वसूली किया जाता है। 1990 में 10 वर्ष हेतु ये 10 वर्षों के लिए किया जाता था, लेकिन 1993 में इसे क्या बना दिया? परमानेंट, इसे अस्थायी रूप से कर दिया गया। देखेंगे विशेषता, व्यवस्था की क्या क्या व्यवस्था थी? सिस्टम था। अस्थायी भू राजस्व एक अस्थायी दर थी। क्या थी? एक अस्थायी दर। इसमें बंदोबस्त, जमींदार से लगान समझौता क्या करते? जमींदार क्या करते थे? लगान से समझौता करते थे। कुल भू राजस्व का आधार पर क्या करते थे? 1990 से 91 में क्या हो गया था? पूरा भूमि, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भूमि है, इसमें क्या कर दिया? हम जमींदार को क्या कर दे? नियुक्त कर दे। तो अब यहाँ से क्या कर देगा? ये क्षेत्र से जो भी एरिया होगा, इस एरिया से क्या करेगा? वो टैक्स वसूली करेगा और सीधे कंपनी को देगा। तो कंपनी को कितना देगा? 10/11 भाग का देगा, कंपनी को देगा। शेष 1/11 भाग को स्वयं अपने पास रख लेगा। ठीक है ना? 10/11 भाग कंपनी को देगा, 1/11 भाग जमींदार खुद ही रख लेगा। तय किए गए लगान से अधिक जमींदार थे, तय की लगान से क्या करते हैं? ये लगान को देते थे। ठीक, जैसे का जैसे 100 रुपया लिया जाएगा, तो 100 रुपया में से क्या है? 10/11 भाग का कर लेगा, खुद कंपनी ले लेगी, और जो भी 1/11 भाग उसे टैक्स वो खुद अपने पास ही रख लेगा। कौन? जमींदार। ठीक, इसमें ये पूछा जाता है सूर्यास्त कानून। अगर जमींदार सूर्य अस्त होने से पहले उसे जमींदार नहीं दी, जमींदारी टैक्स नहीं देगा, किसको नहीं देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देगा, तो उसको क्या कर लिया जाएगा? उसे खेत को छीनकर दूसरे, मतलब जो भी लैंड एरिया था जिस प्रकार टैक्स वसूली करता था पहले, उसको दूसरे ठेकेदार को या जमींदार को दे दिया जाएगा। ठीक, इसमें देखना है कि यदि तय की गई समय अवधि से जमींदार ने कंपनी पर लगान नहीं दिया तो कंपनी भूमि को छीन लेती थी। क्या करती थी? कंपनी भूमि को छीन लेती थी। अनुपस्थिति जमींदारी प्रथा क्या होती? अनुपस्थिति जमींदार पर, और जो भी जमींदार थे उसको दूसरे जमींदार को, दूसरे क्षेत्र में जमींदार को दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि क्या है जी, नीचे वाले क्षेत्र में यहाँ पे कौन कौन क्षेत्र था? बंगाल, बिहार। और मान लीजिए कि अगर उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य में क्या जी, कोई जमींदार सूर्य अस्त से पहले ही टैक्स नहीं दिया तो वो क्या करते थे? उसको छीन कर दूसरे, मान लीजिए वाराणसी में स्थित कोई है जमींदार, उसको दे देते थे। तो बीच में बिचौलिया ज्यादा हो जाते थे, जिससे किसानों को प्रेशर सबसे ज्यादा पड़ता था, जिसके कारण ये भी अस्थायी बंदोबस्त भी ये समाप्ति हो गया। ठीक है, ज्यादा देर तक ये नहीं चल पाया। देखेंगे यहाँ पे जमींदार की भूमि नीलाम होने पर दूसरे गाँव शहर के लोग नए जमींदार बना, वो दूसरे गाँव के दूसरे एरिया के है तो वो क्या करता था? अपना कोई उस गाँव में खोजता था, साथी सहपाठी खोजता था, वो उसको टैक्स वसूली करके था, वो इसमें का धांधली होने लगी थी। क्या करते हैं? बंद करने पड़ा। ज्यादा मध्यस्थ के कारण इसमें ज्यादा मध्यस्थ हो गए। जैसे यहाँ पे जमींदार है, मान लेंगे कि क्या है, बिहार में है, तो यहाँ पे मान लेंगे ये बिहार वाले क्षेत्र में जो भी था, ये कौन कौन से क्षेत्र में था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में था। उड़ीसा में थे, अब बिहार के बना देंगे तो क्या हो जाएगा जी? मध्यस्थ ज्यादा हो गया, जिससे किसान का शोषण ज्यादा होने लगा। किसान को शोषण, अब टैक्स ज्यादा वसूली करेंगे, ये सोचेंगे अब थोड़ा हम भी बचा लें। क्यों? क्योंकि 10/11 भाग का देना कंपनी को देना होता है, 1/11 भाग खुद का जमींदार रखता था, और जमींदार भी खुद एक दो दोनों बिचौलियों को रख रहा था, और क्या करेंगे? किसानों को शोषण करना पड़ता है।
ठीक। अब देखेंगे रैयतवाड़ी, किसने देखेंगे रैयतवाड़ी। फाउंडर इसका पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, टॉमस मुनरो। क्या बताएंगे, टॉमस मुनरो। ये कहाँ शुरू हुई थी, मद्रास में। कब शुरू किए गए थे, 1820 में शुरू किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, अल्फ्रेड, ये किस नीति से संबंधित है, या किस टैक्स वसूली से संबंधित है, या भू राजस्व नीति से संबंधित है या नहीं, तो क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर का आ जाएंगे, ये सभी मारेंगे हाँ ये संबंधित है। लेकिन इसमें पूछा जाएगा कि ऑप्शन ऐसे बताया जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड ने शुरू किया था, टॉमस मुनरो ने, अल्फ्रेड ने, लॉर्ड डलहौजी ने, तो क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टॉमस मुनरो को मारेंगे। अगर रैयतवाड़ी से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था, अलेक्जेंडर रीड ने, टॉमस मुनरो ने, फ्लिस्टन ने, किसने किया था, एल फ्लिस्टन ने। ऑप्शन नंबर का डी पर सभी दे ऑल ऑफ दिस दिया रहेगा तो क्या मारेंगे, तीनों को, अलेक्जेंडर रीड को मारेंगे, टॉमस मुनरो को मारेंगे, एल फ्लिस्टन को मारेंगे। ठीक। ये अलेक्जेंडर रीड ने कहाँ शुरू किया था, बड़ा महल क्षेत्र में शुरू किया था। कहाँ पे किया था, 1792 में शुरू किया था। टॉमस मुनरो ने मद्रास में क्षेत्र में किया था 1820 में। एल फ्लिस्टन ने कहाँ किया था, मुंबई में किया था। एरिया कौन कौन से था, मद्रास, मुंबई, असम, पश्चिम भारत और पूर्व बंगाल में था। ये ब्रिटिश शासन के कुल जो भी क्षेत्र जीते हुए थे वो कितना परसेंट था, 21%। जो भी अस्थायी बंदोबस्त था वो कितना परसेंट था, 19% था। किसने परसेंट था, 19%। अस्थायी बंदोबस्त का परमानेंट सेटलमेंट था वो कितना था, 19%। जबकि ये पूछा जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कितना परसेंट था, 51%। कुल जीते हुए भाग का 51% था। ठीक। व्यवस्था के बारे में विशेषता, जमींदारों के स्थान पर रैयत किसानों से लगान समझौता किया। अब डायरेक्ट किसाने से कर, अब बिचौलिया को समाप्त कर दिया गया। अब डायरेक्ट किसान से क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ही डायरेक्ट ही वसूली करेगा। रैयतों को भूमि स्वामित्व बना दिया था। रैयतों का पंजीकरण और का कृषि भूमि का संरक्षण जो भी है कृषि में, उसके बारे में हम ये अब डायरेक्ट किसान से वसूली करेगा। 1812 में जमीन गिरवी रखने का अधिकार। 1812 में क्या करना, जमीन गिरवी आप रख सकते हैं। महाजनी प्रथा का शोषण, इसमें क्या हो जाएगा, महाजनी का क्या होना, शोषण होने लगा। जब भी किसान को टैक्स ज्यादा वसूल कंपनी क्या करती थी, अब टैक्स सीधे किसान से वसूली करते थे। मान लीजिए कि इस साल अनाज हुआ या नहीं हुआ, तो जिस साल अनाज नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, और जो भी गिरवी रखकर अपने भूमि को और दूसरे से जमींदार से गिरवी को पैसा लेकर उस कंपनी को चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि अब टैक्स किससे हो गया, डायरेक्ट कंपनी किसानों से करेगी। अब बीच में क्या हो गया आपका, अब ये जमीन गिरवी रख दिया तो गिरवी वाले जो भी थे वहां के जमींदार थे उसको क्या करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, उसको जमीन को हड़प लेते। ऐसे ऐसे भी व्यवस्था ये भी क्या हो जाएगी, समाप्त होगी। लगान, टैक्स दर, कुल उत्पादन का 2/5 भाग लगता, कितना लगता, कुल उत्पादन का 2/5 भाग लगता था। आधार के दर, भूमि का क्षेत्रफल और उत्पादन क्षमता, भूमि का क्षेत्रफल कितना है और उसका उत्पादन क्षमता के अनुसार ही 2/5 भाग लगता था। इसमें मेन था जो भी बिचौलिए थे, जो भी गाँव के लोग हुआ करते थे, इट मीन सूदखोर बोलेंगे, सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, उससे सूद को वो क्या करते, सूद पे पैसा देते थे, कहते थे कि अब इसमें इतने दिनों के बाद हमको दे देना, उससे पहले ही वसूली करने लगते थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको देखते हुए ये भी कहा जाएगा, लगान न देने पर भूमि को जब्त करे। ये लगान न देने पर भूमि का करे, जब्त कर। लगान का पुनर्निर्धारण प्रत्येक 20-30 वर्षों में करता है, लगान का 20-30 वर्षों में किया जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था, अब देखेंगे महालवाड़ी फाउंडर कौन था, हार्ट मैकेंजी ने। हार्ट मैकेंजी 1822 में ये शुरू किया। एरिया कौन था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब 30% एरिया में था। पूछा जाएगा कि रैयतवाड़ी कितने परसेंट तक, 51% था। जबकि अस्थायी बंदोबस्त में परमानेंट सेटलमेंट पूछा जाएगा तो कितने परसेंट बताएंगे, 19% बताएंगे। और ये महाल का मतलब क्या होता है, ग्राम। और पूरी भूमि जो होगी वो क्या देखिए, पूरे ग्राम को दे दी जाएगी। ठीक, अब ग्राम से टैक्स वसूली किया जाएगा। अब ना किसान रहेंगे, ना बिचौलिया रहेंगे, जमींदार रहेंगे, ना बिचौलिया रहेंगे, मध्यस्थ रहेंगे, ना डायरेक्ट किसानों से बात होगी। अब किससे बात होगी, ना ठेकेदार रहेंगे, कुछ नहीं हुआ। अब सीधे ग्राम को भूमि दे दी जाएगी, अब वो ग्राम से ही वसूली करें। महालवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली में भूमि की कर इकाई कृषि के खेत को नहीं बल्कि ग्राम को, महाल को माना जाता था। इस पद्धति में ग्रामीण समुदाय के लिए प्रमुख स्थान निर्धारित करने का प्रयास किया गया था।
था। इसमें ग्राम को ही दे दिया जाता है भूमि। राजस्व वसूली का कार्य प्रधान का होता या जमींदार किया करते थे। वो भी गांव के एक मुखिया हुआ करते थे, सबके पास जाते थे, आप दीजिए टैक्स वसूली किया करते। समस्त ग्राम को ही भूमि का मालिक माना जाता था। समस्त ग्राम को ही क्या माना जाता था? भूमि का मालिक माना जाता था। कृषकों का भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता। क्या होता? व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता था। अब ये देखेंगे यहाँ तक खत्म हो गया महालवाड़ी, और क्या पढ़े थे, और इसमें पढ़े रैयतवाड़ी, और क्या पढ़े इसमें हम लोग रैयतवाड़ी के बाद अस्थायी बंदोबस्त और परमानेंट सिस्टम इजारादारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे। इससे खत्म हो गया यहाँ तक 3.3 हम कल चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम इतने से जो भी पढ़े हैं उससे हम कहाँ पढ़ लेंगे, क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। कौन कौन से ये जो भी है ये क्वेश्चन के बारे में हम अभी इसके बारे में हम क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त किसने शासन में प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग में, लॉर्ड कॉर्नवालिस में, सर जॉन स्रो में, किसने? लॉर्ड वेलेस्ली में। किसने किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये का है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1803 से लगाकर कब तक, यहाँ देख लेंगे दूसरे पेज पर देखें, ये क्या हो जाए? 1803 से लगाकर 1805 में, कब तक? 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली का ये का है? टाइम पीरियड है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? वेलेस्ली से संबंधित, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित। लॉर्ड हेस्टिंग के संबंधित तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो का हुआ था 1814 से लगाकर 1815 या 16 के बीच में हुआ था। ठीक, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी का गलत हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन हुआ था, ये क्या है? बिल्कुल सही है। ये क्या होता है? ए बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर सी नंबर का हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? लॉर्ड वेलेस्ली बताएंगे। निम्नलिखित से किसका सुमेलित नहीं है? लॉर्ड करने वाले अस्थायी बंदोबस्त, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, सही है। लॉर्ड कैनिंग किससे हो जाएगा? उच्चतम निष्क्रियता का हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग नहीं है। कौन से? जॉन लॉरेंस से। क्या है? जॉन लॉरेंस संबंधित है इससे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित, सही बात है। ये क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से, ये भी सही है। सर जॉन स्रो किसमें? आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, जबकि जॉन स्रो किससे संबंधित है? ये आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग संबंधित है। ये क्या होता है? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जिसमें 1814 में कोई विशेष योगदान, कोई विशेष नहीं हुआ था। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्या हो जाएगा? तृतीय आंग्ल मराठा, ये भी क्या है? सही है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही पूछेगा तो क्या बताएंगे? लॉर्ड हेस्टिंग बताएंगे। निम्न में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, कहे लॉर्ड लॉरेंस, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। स्तंभदारी बंदोबस्त किसके लागू किया था? वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन, किसके द्वारा हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा हो जाएगा। ठीक, इसमें दारी व्यवस्था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके प्रशासन में किया गया? वारेन हेस्टिंग के में, लॉर्ड कॉर्नवालिस में, सर जॉन स्रो में, किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस में। अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था? जमींदारों से, किसानों से, मजदूरों से, व्यापारी से। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया था? जमींदारों से। कितना देना होता है भूमि का? 10/11 भाग कंपनी को देना होता है, 1/11 भाग जमींदार खुद रखते थे। इसमें बिचौलिया आगे मध्यस्थता ज़्यादा होने लगी जब सूर्य सनसेट लॉ पूछा जाता है। किससे संबंधित? अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। इसमें क्या होता था? अगर सूरज उगने से पहले, अगर सूर्य अस्त होने से पहले अगर आप अपना जो भी टैक्स बिन्नू कलेक्ट किए हैं, जमींदार ने किए हैं, और वहाँ पे नहीं पहुँचाए तो क्या हो जाएगा? ये
यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको जमींदारी को छीनकर दूसरे को दे दिया जाएगा। किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से क्या हो जाएगा, जमींदारों से संबंधी। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, जमींदारों के साथ, ग्रामीणों के समुदाय के साथ, इसमें मुकदमों के साथ या किसानों के मुकदमों के साथ, किसानों के साथ किसने किया था, जमींदारों के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस गवर्नर ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया, लॉर्ड जॉनस्ट्रो ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वारेन हेस्टी ने, किसने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1787 में, 1789 में, 1790 में, 1793 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही है, 1790 में। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, अस्थायी बंदोबस्त है, महालवाड़ी बंदोबस्त है, अस्थायी से तो अभी पढ़े, कॉर्नवालिस संबंधित है, किसमें था, रैयतवाड़ी से, किसमें हो जाएगा, रैयतवाड़ी से संबंधित है। हॉल्ट मैकेंजी इससे संबंधित है। यह ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलन था उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में या दक्षिण भारत में। ये क्या हो जाएगा, दोनों सही है, डी और सी दोनों सही है। ठीक, इसमें देख लेंगे डी और सी दोनों सही है। इसमें ऑप्शन करना चाहिए था डी और सी, पश्चिम भारत से और किसमें दक्षिण भारत तक ले फैला हुआ था। यहाँ तक आपका रहा। ये जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं भू राजस्व नीतियों से, उससे का है क्वेश्चन है। अब हम कल पढ़ेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक।